गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 38 है यूपीपीएससी आरओ के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। ठीक है, करंट अफेयर्स है इसमें और कुछ प्रश्न जो हैं वो ज्योग्राफी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, और प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये जो टेस्ट है नंबर 38 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो पहला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान है भारत का? 101, 84वां, 131वां, 146वां। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को मिला है 131वां स्थान। सी है इसका आंसर। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक के अंतर्गत 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 के दौरान विश्व के 184 स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों एवं स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। बुद्ध और जैन धर्म का संयुक्त तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? जौनपुर, वैशाली, वाराणसी, राजगीर। कहाँ पर है इनमें? बुद्ध और जैन धर्म का संयुक्त तीर्थ स्थल राजगीर में। तो देखिए, राजगीर में हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म तीनों का तीर्थ स्थल है। यहाँ विश्व शांति स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहीं महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का संदेश राजगीर के विपुलांचल पर्वत से दिया था। कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस? वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन की बैठक में स्वच्छ जल हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। साइंस ऑफ कर्मयोग किसकी कृति है ये? लाला लाजपत राय, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी दयानंद सरस्वती या बाल गंगाधर तिलक? साइंस ऑफ कर्मयोग, इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे। उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं या कृतियां हैं या पुस्तकें हैं। कौन कौन सी हैं वो? द आर्किटेक्ट होम इन द वेदास, कैलेंडियन एंड इंडियन वेदास, ठीक है, गीता रहस्य या साइंस ऑफ कर्मयोग। ठीक है, एक ही बात है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। सी है इसका आंसर। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है? उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता है 50% से तो अधिक ही है। ठीक है, 60 से कम है, 57.2%। ये नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप इन सभी टेस्ट का पीडीएफ और फुल सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम में। तो उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर है 57.2%। अच्छा, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है? तो 67.7% है। और उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3% है। और उत्तर प्रदेश में पुरुष नगरीय साक्षरता की बात करें, नगरों में जो साक्षरता पुरुषों की, वो 80.4% है। और महिलाओं की नगरीय साक्षरता कितनी है? 69.2% है। ठीक है, इन तीनों को जरूर याद रखिएगा। अब आ जाइए, अफ्रीकी चीता के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त का दर्जा प्राप्त है अफ्रीकी चीते को। और ये साइट्स की सूची में परिशिष्ट वन में शामिल है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के परिशिष्ट 2 के अंतर्गत शामिल है। उपरोक्त में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बताना आपको। देखिए, अफ्रीकी चीता जो है साइट्स के परिशिष्ट वन में शामिल है, सही बात है ये भाई।
और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के परिशिष्ट 2 के अंतर्गत शामिल है ये। और इसे IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त का दर्जा प्राप्त गलत है। ये तो वुल्नरेबल है, सुबेद है ना, अफ्रीकी चीता, तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त तो छोड़ो, ये संकटग्रस्त भी नहीं है। ठीक है, वुल्नरेबल होना चाहिए, गलत अपने को ढूंढना, तो पहला वाला गलत है यहाँ पर। ठीक है, पहला वाला गलत है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ठीक है, वुल्नरेबल है ये। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुरातत्व संग्रहालय वहीं स्थित है जो है इत्र नगरी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, कन्नौज, डी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में स्थित है। कन्नौज संग्रहालय समिति द्वारा 25 फरवरी 1975 को कन्नौज में पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की गई थी। यह है क्वेश्चन नंबर 9, ज्योग्राफी का प्रश्न है। यह है मिट्टी यानी सॉइल, यह है फसलें यानी क्रॉप्स। तो ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल और है पर्वतीय सॉइल, पर्वतीय मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी में किस चीज़ का उत्पादन होता है, ये हमेशा याद होना चाहिए। एक एक से मिला दोगे। देखिए, काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल भी कहते हैं, कपास की खेती के लिए जानी जाती है, तो बिल्कुल कपास पकड़ लीजिए। लाल मिट्टी या रेड सॉइल जो है वो किसी लिए हो गई, वो हो गई मूंगफली के लिए, रागी के लिए। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी में काजू की खेती की जाती है, और पर्वतीय मिट्टी मिला दो चाय से, कॉफ़ी से। तो A का 2, B का 1, C का 4, D का 3। A का 2, B का 1, A का 2, B का 1, A का 2, B का 1, C का 4, D का 3, A इसका आंसर हो जाएगा। तो काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल इसको कहते हैं, या रेगुर मिट्टी भी इसको बोलते हैं। इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी लावा के अपघटन तथा अपरदन से होता है। और मुख्य फसलें हैं काली मिट्टी की कपास, मोटा अनाज, तिलहन, सूर्यमुखी। ठीक है, और खट्टे फल। लाल मिट्टी जो है प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों के अपक्षय और अपरदन से निर्मित होती है। और लाल मिट्टी की जो फसलें हैं वो कौन कौन सी है? बाजरे की फसल, मूंगफली की फसल, रागी की फसल, तंबाकू की फसल। लेटराइट मिट्टी चूना एवं सिलिका के निक्षालन द्वारा निर्मित होती है। यूपीएससी की फेवरेट है लेटराइट मिट्टी, पिछले 10 वर्षों में 2 बार प्रश्न बन चुका लेटराइट मिट्टी से। लेटराइट मिट्टी की मुख्य फसलें हैं चावल, रागी और काजू। ठीक है, और पर्वतीय मिट्टी जो है ह्यूमस की अधिकता के कारण अम्लीय गुण से युक्त होती है, और इसमें आप कर पाओगे चाय की फसल, कॉफ़ी की फसल और मसाले। 10वां प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? इसका उत्तर है रामदरस मिश्र। ठीक है, और 30वां मिला था शरण कुमार लिम्बाले को। तो 4 अप्रैल 2022 को हिंदी के वरिष्ठ कवि और लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। उन्हें यह सम्मान मिला है उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, मैं तो यहाँ हूँ के लिए, और इसका प्रकाशन हुआ था वर्ष 2015 में। इससे पहले जो 30वां सरस्वती सम्मान था 2020 का, वो मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनके उपन्यास सनातन के लिए दिया गया था। ठीक है, और ये दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। कब से दिया जा रहा है? 1991 से। 11वां प्रश्न है, 27 मार्च 2022 को 94वां ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित 3 कथन है, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, इसमें जो है कोडा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला विल स्मिथ को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है जेसिका चेस्टन को। 94वां ऑस्कर पुरस्कार 27 मार्च 2022 को। तीनों के तीनों करेक्ट हैं ये। ठीक है, तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो 27 मार्च 2022 को 94वां वार्षिक अकादमी पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है इनको। ठीक है, डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस यूएसए में प्रदान किए गए ये, और यह पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार के नाम से जाने जाते हैं। प्रमुख पुरस्कारों का वितरण इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कोडा, कोडा के डायरेक्टर हैं सियान हेडर। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता हैं वो हैं विल स्मिथ। किस मूवी के लिए मिला इनको? किंग रिचर्ड के लिए। जेसिका चेस्टन अभिनेत्री हैं, कौन सी फिल्म के लिए मिला?
द आइज ऑफ द टेमी फाई। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। 15 मार्च 2022 को प्रतिष्ठित पृथ्वीकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? किसको? देई बेदो फ्रांसिस कैरे, ऑप्शन नंबर ए। तो 15 मार्च 2022 को बुर्किना फासो के आर्किटेक्ट देई बेदो फ्रांसिस कैरे को वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित पृथ्वीकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। देखिए, वह यह पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी हैं, ठीक है, और यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसे आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है, पृथ्वीकर आर्किटेक्चर पुरस्कार को। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? देखिए, पद्म पुरस्कार की श्रेणी में तीसरे दर्जे का पुरस्कार है। पहला पुरस्कार है पद्म विभूषण, दूसरा पुरस्कार है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। सर्वाधिक संख्या तीसरे की होती है, उससे कम दूसरे की होती है, इससे कम सबसे बड़े की सबसे कम, ठीक है, गिने चुने लोगों को दिया जाता है वो। वंदना कटारिया को मिला, सोनू निगम को मिला, अवनी लेखरा को मिला, नीरज चोपड़ा को मिला, इन चारों को मिला है पद्मश्री पुरस्कार 2022। और कुल कितने पद्मश्री पुरस्कार दिए गए? 107 दिए गए, ठीक है। वंदना कटारिया उत्तराखंड के खेल से संबंधित है, अवनी लेखरा खेल से संबंधित है राजस्थान की, सोनू निगम कला से संबंधित है महाराष्ट्र के, कला का मतलब संगीत, ठीक है, म्यूजिक डायरेक्टर हैं ये, कंपोजर हैं, एक्टर भी हैं। नीरज चोपड़ा खेल से संबंधित हरियाणा के हैं, गोल्ड लेकर आए थे ये भाले में। नंबर 14 है देवेंद्र झाझरिया से। देवेंद्र झाझरिया को वर्ष 2022 के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? भारत रत्न इसका उत्तर नहीं है, पद्मश्री नहीं है, इनको मिला है पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बी होगा ना यहाँ पे, ठीक है। राजस्थान के खेल से संबंधित है, पद्म भूषण मिला 2022 में इनको, यानी दूसरे दर्जे का पुरस्कार। पहला है पद्म विभूषण और दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। 15वां प्रश्न है, 23 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा किसे व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट काम करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? देखिए, दो श्रेणियों में मिलता है यह पुरस्कार, संस्थागत श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी में। संस्थागत श्रेणी में ये मिला है गुजरात को और व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है ये किसको? प्रोफेसर विनोद शर्मा को, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, ठीक है, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला है। 23 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 की घोषणा की। यह पुरस्कार दो श्रेणियों में दिया जाता है, संस्थागत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी। संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार मिला है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को और व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद शर्मा को। नंबर 16 पर आ जाइए। 16वां प्रश्न है, 12 जनवरी 2022 को किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? सुनील गावस्कर नहीं, महेंद्र सिंह धोनी नहीं, सचिन तेंदुलकर नहीं, क्लाइव लॉयड, ऑप्शन नंबर ए। तो 12 जनवरी 2022 को वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड को ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। देखिए, उनकी कप्तानी में वर्ष 1975 में आयोजित पहला विश्व कप क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, ठीक है, और लॉर्ड्स में हुए फाइनल में वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 9 जनवरी 2022 को 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? द पावर ऑफ द डॉग, ड्यून, किंग रिचर्ड, न्यूटन। हिंदी न्यूटन जाएगी, वो भी गोल्डन ग्लोब में, ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, द पावर ऑफ द डॉग। इंडियन फिल्मों को तो दूर ही रखते हैं लोग। देखिए, 9 जनवरी 2022 को 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 के वितरण समारोह में द पावर ऑफ डॉग को मिला है सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार, और ठीक है, और ये वितरण समारोह हुआ कहाँ था? लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में, ठीक है।
मोशन फिल्म ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता और अभिनेत्री की बात करें तो अभिनेता हैं विल स्मिथ 94 ऑस्कर वाले, फिल्म सेम है उनकी किंग रिचर्ड के लिए, और अभिनेत्री इसमें बदल गई हैं निकोल किडमैन। ठीक है, और कौन सी मूवी के लिए मिला निकोल किडमैन को? बीइंग द रिकार्डोज के लिए। नंबर 18 पर आ जाइए। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है दामोदर मोजो, ऑप्शन नंबर ए। और 56वां नीलमणि फूकन जूनियर। तो कोकड़ी उपन्यासकार दामोदर मोजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि असमिया कवि नीलमणि फूकन जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा इसमें। दामोदर मोजो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे कोकड़ी लेखक हैं, और नीलमणि फूकन जूनियर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे असमिया लेखक हैं। दूसरे हैं, पहले हैं? दूसरे ही हैं, ठीक है, दूसरा भी करेक्ट है, ये तीसरे हैं, तो सी है इसका आंसर। देखिए 77 वर्षीय दामोदर मोजो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे कोकड़ी लेखक हैं। इससे पहले कोकड़ी भाषाएं पुरस्कार 2006 में रविंद्र केकेलर को दिया गया था, ठीक है, वो पहले थे। असमिया लेखक या कवि नीलमणि फूकन, इनका पूरा नाम है नीलमणि फूकन जूनियर, यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे असमिया लेखक हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट फिलहाल करेक्ट हो जाते हैं हमारे यहाँ पर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है हिस्ट्री का। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि का नाम प्रसिद्ध है। यह निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल में थे? पुष्यमित्र शुंग वंश, कुषाण वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश। ये क्या हो गया? पुष्यमित्र शुंग वंश, ये कौन सा वंश है? ये तो नाम है। चलो बी सी या डी इनमें से उत्तर है? इसका उत्तर है शुंग वंश, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए पाणिनि एवं पतंजलि शुंग काल में थे। पाणिनि ने अष्टाध्यायी, बहुत पूछते हैं इस रचना को, और पतंजलि ने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो शुंग वंश इसका आंसर है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग का संबंध तो शुंग वंश से ही है। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कम से कम 1 से 2 बार। इन सभी डेली यूट्यूब वीडियोस का PDF प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके 9560112583, इस पर व्हाट्सअप भी है। धन्यवाद।